गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। आज जो हमारी बातचीत शुरू हो रही है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम का या कॉमर्स का नहीं है तो टॉपिक थोड़ा सा कठिन भी आपके लिए हो सकता है। इसलिए बहुत इत्मीनान से, स्पेशली वो जिनका कॉमर्स का या इकोनॉमी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं या साइंस स्ट्रीम से आते हैं, वो इस टॉपिक को थोड़ा सा एकाग्रता से समझिएगा। क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इससे क्वेश्चन भी गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अकेले टॉपिक में 2 क्वेश्चन कम से कम बनाने की ताकत है। कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा तो 3 4 5 बन ही सकते हो। और 2 क्वेश्चन भैया आपके जीआईबी में अगर किसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे बहुत रेयर ही कोई टॉपिक होंगे जहां से 5 5 7 7 क्वेश्चन बन जाए। तो एक एक 2 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से बनाने की कोशिश करता है आईएबीएफ, ताकि एक बैलेंस्ड पेपर बन सके, सारे यूनिट को कवर किया जाए। ठीक है, तो किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 1, किसी से 3। इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं 2023 की अगर मैं बात करूं। इसलिए जब इंश्योरेंस और पेंशन, जैसे जब मैं मॉड्यूल सी में इंश्योरेंस आपके साथ चर्चा कर रहा था, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि इसको ठीक से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। 2023 में जब ये पेपर पहली बार जुड़ा था जीआईबी के साथ, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट, ये मतलब इंश्योरेंस और पेंशन से मिला के कम 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 1 2 क्वेश्चन आराम से बनता है, और ये ऐसे भी टॉपिक हैं जिनसे आईएबीएफ टफ क्वेश्चन बना सकता है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कठिन बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें उलझाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, क्वेश्चन टफ बनाए जा सकते हैं, और यहीं से पेपर खराब हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को ठीक से समझेंगे। आज हम बातचीत करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, और 2 डेरिवेटिव की बात हम कर लेंगे, फॉरवर्ड और फ्यूचर डेरिवेटिव की। इस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है जी। चलिए, बहुत इत्मीनान से आपको मेरी सारी बात को सुनना है, आराम से सुनते चलिएगा, सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यो क्या होता है डेरिवेटिव, क्लियर है। देखो, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं योगर्ट, क्लियर है, यानी दही। अब ये जो दही है भैया, ये किससे निकलता है, दही। दही किससे निकलता है, मिल्क से, क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो दही किससे निकल रहा है, दूध से, यानी मिल्क से। अब अगर मिल्क की कीमत में कोई परिवर्तन आएगा, इसकी प्राइस चाहे बढ़े या इसकी प्राइस कम हो, ये रिफ्लेक्ट होगा दही की प्राइस में भी ना, योगर्ट की प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। यानी जो योगर्ट है बेसिकली वो किससे निकला है, वो बना किससे है, वो निकला किससे है, वो किससे डिराइव होके आ रहा है, वो मिल्क से डिराइव होके आ रहा है। तो अगर मिल्क और योगर्ट में हम एक एग्जांपल लें, तो ये जो आपका योगर्ट है वो इस मिल्क का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। इस मिल्क का क्या है भैया, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात। और इसकी जो कीमत होगी वो किससे डिराइव हो रही है, वो डिराइव हो रही है अब इस मिल्क से। मिल्क यहां पर क्या कहलाएगा, अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट, क्लियर हो गई इतनी बात। तो जो योगर्ट है वो किससे निकला है, मिल्क से, यानी मिल्क का डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है, योगर्ट। अब इस जो योगर्ट की प्राइस है ये किससे निकल के आ रही है, ये मिल्क से निकल के आ रही है। यानी अगर मिल्क की प्राइस कम ज्यादा होगी तो उसका प्रभाव योगर्ट की प्राइस पर भी तो पड़ेगा। तो अगर हम इस एग्जांपल से एक डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकालें, तो डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट होता है जो डिराइव होता है अपने अंडरलाइंग असेट से। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो डिराइव होता है, जिसकी प्राइस डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग असेट से। जैसे यहां पर योगर्ट एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और मिल्क क्या है, इसका अंडरलाइंग असेट है। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग असेट से, जिनकी कीमत, जिनकी प्राइस डिराइव होती है उनके अंडरलाइंग असेट से। अब अंडरलाइंग असेट्स में स्टॉक हो सकते हैं, करेंसी हो सकती है, इस आपके स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके अंडरलाइंग असेट्स कहलाते हैं। तो जिनकी वैल्यू अपने अंडरलाइंग असेट से डिराइव होती है वो क्या कहलाते हैं आपके लिए, डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव का हम उपयोग कई सारी वजहों से करते हैं। डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो कई बार इसका उपयोग रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी कहते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क को मिनिमाइज करके ठीक तरीके से आप रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, आर्बिट्रेज के लिए, इन सब के लिए डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं ये बात क्लियर है। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट को और विधिवत अभी हम जब फ्यूचर और फॉरवर्ड से समझेंगे तो और विधिवत आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले यहां पर समझिए, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग असेट, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग असेट की परफॉर्मेंस पर। यानी अगर अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, फ्लक्चुएशन होगा, तो उसके डेरिवेटिव, क्योंकि उनकी वैल्यू वहीं से निकल के आ रही है, तो डेरिवेटिव में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अंडरलाइंग असेट्स क्या हो सकता है, आपके इंडेक्स हो सकते हैं, है ना, इंडेक्स रेट हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जैसे स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, करेंसी अंडरलाइंग असेट हो सकती है। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग हेजिंग। इसका इस्तेमाल हम हेजिंग के लिए करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए करते हैं, जैसे प्राइस मूवमेंट है और हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्राइस आगे चल के मार्केट में बढ़ जाएगी, तो अभी सस्ते रेट पर हम स्टॉक्स को परचेज करके आगे चल के बढ़े हुए रेट पर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। तो स्पेकुलेशन के लिए करते हैं हम, क्लियर है। और इसके अलावा आर्बिट्रेजिंग के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। डेरिवेटिव्स आर वर्सेटाइल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व वेरियस पर्पस इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। दे इनेबल रिस्क मैनेजमेंट, इससे रिस्क मैनेजमेंट आप कर पाते हैं, प्राइस डिस्कवरी कर पाते हैं, और स्पेकुलेशन कैसे अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। बट दे आल्सो रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। अब चूंकि डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं या डेरिवेटिव प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपने सही तरीके से इसको एनालाइज नहीं किया तो रिस्क कम होने की बजाय बढ़ सकता है। तो डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग असेट से। यानी डेरिवेटिव ऐसे प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव हो रही है, जो निकल के आ रहे हैं अपने डेरिवेटिव, अपने अंडरलाइंग असेट से। जैसे यहां पर योगर्ट की जो भी प्राइस होगी वो किससे निकल के आएगी, उसके अंडरलाइंग असेट से, उसके अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स। और अंडरलाइंग प्रोडक्ट यहां पर दही किससे निकल रहा है, दूध से निकल रहा है। क्या ये बात एकदम से क्लियर होगी? तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम डेरिवेटिव पर बात करें तो दो डेरिवेटिव हमें आज यहां पर देखने, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखना है और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है। बाकी ऑप्शंस पर और स्वैप्स पर हम आगे चल के बातचीत करेंगे। तो डेरिवेटिव में फिर से दोहरा देता हूं, डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग असेट से। इनका उपयोग ज्यादातर मामलों में रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए, हेजिंग के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेजिंग, इन सब के लिए उपयोग होता है। क्या क्या है इन सब पर अभी हम बातचीत करेंगे। चलो, अब यहां पर हम कुछ डेरिवेटिव के प्रकार देख लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें, तो यहां पर तीन प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं। एक, तीन क्या, इसको हम चार प्रकार से, चार प्रकार के डेरिवेटिव्स देखेंगे हम। कौन कौन से चार प्रकार के डेरिवेटिव? एक है आपका फॉरवर्ड, एक है आपका फ्यूचर, दूसरा है आपका ऑप्शंस, और तीसरा है स्वैप्स। स्वैप तो कई तरीके के होते हैं। ऑप्शंस में आप दो देखेंगे, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। क्लियर होगी इतनी बात? अब इसमें से ये जो आपका फॉरवर्ड होता है ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर इसको बोलते हैं। फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में इसको किया जाता है, ईटीएम है ये। ऑप्शंस भी आपका ईटीएम है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है। और स्वैप्स आपका ये भी ओटीसी है। अब ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर का क्या मतलब होता है, ईटीएम क्या होते हैं, ये सब अभी हम सीखने वाले हैं। मैं फिर से डेरिवेटिव की परिभाषा दोहरा रहा हूं। तो डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग एसेट से। क्लियर हो गया? अब इसका इस्तेमाल ज्यादातर मामलों में हेजिंग के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेजिंग, इन सब के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम हेजिंग कर सके, स्पेकुलेशन कर सके। क्लियर है? दोनों चीजों के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है। यहीं से हम फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों को समझेंगे। देखिए, फॉरवर्ड क्या है, ओटीसी है, ओवर द काउंटर है। जबकि फ्यूचर क्या है, ये एटीएम, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है ये, है ना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रमेश नाम का किसान है। रमेश क्या है, एक फार्मर है। रमेश क्या है, एक किसान है। रमेश एक फार्मर है, और एक कंपनी है,
कंपनी ए बी सी ये ब्रेड बनाती है, इसका काम ब्रेड मेकिंग का है। क्लियर है? कम रमेश मान लेते हैं प्रोड्यूस करता है वीट, गेहूं, और मान लेते हैं गेहूं प्रोड्यूस करने में इसको लगते हैं 1200 रुपए पर क्विंटल। ये एग्जाम्पल के लिए 1200 रुपए पर क्विंटल। अब चूंकि ये ब्रेड बनाता है, इसको ब्रेड खरीदने के लिए भी गेहूं की आवश्यकता है, और ये गेहूं खरीदता है मान लेते हैं 1500 रुपए पर क्विंटल। इसको गेहूं मार्केट से मिलता है, क्योंकि जब किसान बेचेगा भैया तो कुछ लाभ कमा के बेचेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। रमेश चूंकि किसान है, रमेश को ऐसा लग रहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है, हर किसान का गेहूं जबरदस्त पैदा हुआ है, मार्केट में गेहूं इस बार बहुत है। और जब मार्केट में वस्तु की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो वस्तु की कीमत के कम होने की संभावना रहती है। इसको लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि कहीं मेरी गेहूं की कीमत 1200 रुपए से कम हो जाए, मुझे 1200 तो मेरी लागत आई है, 1200 से कम अगर हो जाएगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। और इसको ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं यार, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, इनका स्पेकुलेशन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गेहूं की कीमत इस बार बढ़ के कम से कम 1600 रुपए जाएगी, और अगर गेहूं की कीमत इसके लिए 1500 से ज्यादा हो गई तो इसके लिए नुकसान है, इनके लिए 1200 से कम हो गई तो इनके लिए नुकसान है। अब ये दोनों मिले, इन दोनों ने मिलकर बातचीत की, इन्होंने कहा यार देखो मुझे गेहूं चाहिए और तुम्हारा गेहूं अच्छा है, मैंने सुना है, एक काम करो इस बार गेहूं तुम मुझे बेच देना, किस रेट में बेचोगे गेहूं। इन दोनों ने बातचीत करके एक बीच का रेट फिक्स कर लिया और ये तय कर लिया 1350 रुपए पर क्विंटल। 1350 रुपए पर क्विंटल ये आज फिक्स हुआ है। क्लियर है? ये कब फिक्स हुआ है? टुडे। ये आज एक प्राइस फिक्स कर ली गई है, लेकिन इसकी जो डिलीवरी होगी, क्योंकि गेहूं अभी तैयार है नहीं, इसकी जो डिलीवरी होगी वो फ्यूचर में होगी। प्राइस आज की तय कर ली गई है, डिलीवरी हम फ्यूचर में करेंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर दो व्यक्ति आपस में निगोशिएट करके, बातचीत करके आज की एक प्राइस तय करते हैं किसी वस्तु के लिए जिसकी डिलीवरी फ्यूचर के किसी डेट में होगी, जो भी डेट इन दोनों के बीच में तय हुई हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये ओटीसी क्यों है, ओवर द काउंटर? अब देखिए, ओवर द काउंटर के पहले एक और चीज जान ले, क्या फायदा हुआ। अब अगर गेहूं की कीमत वास्तव में 1200 से नीचे चली गई तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1350 में इसने पहले से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अगर गेहूं की कीमत वास्तव में 16 से ऊपर चली गई तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1350 में इसने फिक्स कर रखा है। क्लियर है? हाँ, अगर मान लो 1500 से ऊपर ना जाके, 1600 ना जाके 1500 से नीचे जा रहा है, क्लियर है, ध्यान समझिएगा, 1500 से नीचे जा रहा है, मान लेते 1200 प्राइस चली गई तो इसे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये संभावनाएं ही तो ये बचा रहे हैं, ये अपने रिस्क को ही तो कम कर रहे हैं। बढ़ने की संभावना इससे ज्यादा लग रही, इसे कम होने की संभावना ज्यादा लग रही थी। हाँ, अब अगर मान लो गेहूं की कीमत कम होने की बजाय बढ़ के 1400 रुपए हो गई तो इसे फायदा हो जाएगा, इसे नुकसान हो जाएगा, यानी किसी एक को इसमें निश्चित तौर पर लाभ होगा ही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? क्योंकि दोनों ही अपने अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्राइस अगर फ्लक्चुएट हुई तो इसको भी नुकसान हो सकता है, इसको भी नुकसान हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये ओटीसी क्यों होता है? क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर मिले, यहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कोई रेगुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है। इन दोनों ने आपस में बातचीत की, आपस में तारीख तय कर ली, जो भी इनको ठीक लगा। ये आगे तारीख चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं कि अभी नहीं हो पाया 10 दिन बाद हमसे ले लेना, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन्होंने इसको कस्टमाइज किया, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसलिए ये ओटीसी कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बिल्कुल यही बात होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आशीष नाम का एक इन्वेस्टर है। आशीष नाम का क्या है भैया? एक इन्वेस्टर है। वो मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में गया। क्लियर है? उसने किसी कंपनी के शेयर्स को ऑप्शंस में या किसी भी तरीके से उसने क्या किया, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने शेयर्स को एक निश्चित प्राइस पर कहा कि भैया हम इस प्राइस पर, आज कह रहे हैं कि हम इस प्राइस पर एक निश्चित तिथि में इसको खरीदेंगे। क्लियर है? अब ये जो आज की प्राइस फिक्स हुई है, एक आज प्राइस फिक्स हुई है जिस पर निश्चित तिथि में इसको आगे खरीदेंगे, किसको? इस पर्टिकुलर शेयर यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक को। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेम कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज में हम एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक को
फ्यूचर की किसी डेट में परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। खरीदने और बेचने के लिए हम आज की प्राइस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रिंसिपल तो दोनों का एक ही है, दोनों रिस्क को कम कर रहे हैं, दोनों लगभग एक जैसा काम कर रहे हैं। इसमें अंतर ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड किया जा सकता है, ये एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होता है, इसीलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में इसको किया जा सकता है। जबकि ये कस्टमाइज था, ये कस्टमाइज नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही चलेगा। जब इसकी एक्सपायरेशन डेट होगी तो एक्सपायर हो जाएगा, जिस प्राइस पर ये बिकना है उस प्राइस पर वहां पर बिके। और दूसरी चीज, स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आप उन्हीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वहां जाके हम गेहूं के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? वहां जो स्टॉक्स उपलब्ध हैं हम उन्हीं स्टॉक पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। अब इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, फंक्शन जैसे लगभग एक जैसा करते हैं, लेकिन ये ओटीसी है और ये एटीएम है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार होता है, ये एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होगा। सेबी इसको देख रही है, जबकि यहां पर रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं। दो ग्राहक मिले, दो व्यक्ति मिले, दोनों ने मिलकर अपने हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया। क्लियर है? अब इसमें क्या हो रहा है भैया, आप देख पा रहे होंगे फार्मर का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जा रहा है और इनका भी रिस्क मिनिमाइज हो रहा है अगर गेहूं की कीमत 1500 से ऊपर चली गई तो। क्लियर है? अब इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर और फॉरवर्ड, ये हम किस कर रहे हैं ताकि हम हेजिंग कर सकें, प्राइस फ्लक्चुएशन से हम बच सके, उससे जो नुकसान है उससे बचा जा सके। अब देखिए पढ़ते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Forwards are financial contract between two parties that agree to buy or sell an asset a specified price, the forward price on a future date, the delivery date. क्लियर है? तो किसी आज की प्राइस नहीं, आज तो प्राइस 1300 रुपए की है, आज प्राइस 1200 रुपए की है, या 1200 मुझे लग रहे हैं, प्राइस 1500 से मिल रहा है। इन्होंने एक प्राइस फ्यूचर की हो सकता है प्राइस को तय किया हो कि भैया ये प्राइस हम फिक्स कर रहे हैं और डिलीवरी भी हम फ्यूचर के डेट में करेंगे। तो एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वस्तुओं को, यानी जो असेट है उसको बेचने और खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसान बेच रहा है, ब्रेड मेकिंग कंपनी उस चीज को परचेज कर रही है एक आज की प्राइस तय करके फ्यूचर डेट में। अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? मीनिंग दे आर कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड सेलर। ये कस्टमाइज होते हैं, सीधे सीधे निगोशिएट किए जाते हैं बायर और सेलर के बीच में। यहां पर कोई स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड केस में होता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं? फॉरवर्ड्स आर स्ट्रक्चर्स whereby two parties confirm in advance for both to buy or sell an asset at a set price, the forward price on some future date. तो फॉरवर्ड क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर दो पार्टी कंफर्म करती है कि भैया हम तुम्हारी वस्तु खरीदेंगे, हम तुमको ये वस्तु बेचेंगे, आज की प्राइस तय करके फ्यूचर की डेट में डिलीवरी उसकी होगी। दे कैन बी समहाउ टेलर्ड इन दैट दे कैन ईदर बी असेट बेस्ड, क्वांटिटी बेस, प्राइस बेस, डेट बेस, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे असेट बेस हुआ, जैसे मैंने गेहूं पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई चीज क्वांटिटी बेस्ड हो सकती है कि हम इतना आपसे परचेज करेंगे इतनी कीमत पर, तो ये टेलर्ड बेस होता है। जैसी जरूरत है वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है, कस्टमाइज्ड होता है। Nonetheless, they are mostly used as a way of fixing the risk of future price movements, but not without a speculative element. इसका काम क्या होता है कि फ्यूचर प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसके रिस्क को ही मिनिमाइज कर रहा है, स्पेकुलेटिव एलिमेंट इसमें कम है। क्लियर है? यहां पर हम ऐसा नहीं देख रहे, लेकिन इसको स्पेकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन स्टैंडर्डाइज है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। That allow the holder to buy or sell the asset at agreed price at a specified date, जिस पर आप अपनी सिक्योरिटीज को एक अग्रीड प्राइस पर बेचने और खरीदने के लिए तैयार हो फ्यूचर डेट में। The parties the future contract are under an obligation to perform the contract. These contracts are traded on the stock exchange. ये stock exchange पे ट्रेड किया जाता है। The value of future contract is marked to market every day. अब प्राइस जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स, उनकी प्राइस रेगुलर चेंज होती है। इट मींस दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट टिल द एक्सपायरेशन डेट। तो आपने आज कहा कि भैया हम इस प्राइस पर परचेज करेंगे, और जब उसका एक्सपायरेशन डेट होगा तो आपको वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट करना होता है। उस बीच आप जब चाहें तब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गए? उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। क्या क्या होता है इसमें? फीचर्स क्या क्या होते हैं? ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डेरिवेटिव डेट। एक्सपायरेशन डेट इसमें होती है, जिस डेट के बाद आपका वो स्टॉक शून्य हो जाएगा, उस डेट पर या उसी डेट के पहले आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर आपने खरीदने के लिए किया है तो आपको खरीदना है, बेचने के लिए किया है तो आपको बेचना है।
मार्जिन रिक्वायरमेंट यहां पर होती है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आसान भाषा में अगर बात करूं, किताबी भाषा में, जैसे 50,000 रुपए का अगर कोई सामान है और आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपने 5,000 रुपए का एडवांस दे दिया कि मैं अभी आपको 5,000 रुपए का एडवांस दे रहा हूं, मैं आगे चल के ये वस्तु 50,000 रुपए में मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं आपके लिए, 50,000 में वस्तु खरीदूंगा मैं, लेकिन अभी मुझसे 5,000 रुपए एडवांस ले लो, बाकी जब डिलीवरी होगी तो मुझसे आप पूरा 50,000 ले लीजिएगा, 45,000 बचा, 45,000 में आपको दे दूंगा। ये जो 5,000 रुपए आपने दिया यही मार्जिन है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन देखने को मिलता है, मार्जिन देना होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स मार्जिन रिक्वायरमेंट वेयर ट्रेडर्स मस्ट डिपॉजिट एन इनिशियल मार्जिन टू एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड मेंटेन अ मेंटेनेंस मार्जिन टू कीप द पोजीशन ओपन। क्लियर है इतनी बात? तो आपको एक मार्जिन निश्चित देनी होती है ताकि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। ठीक हो गई जितनी बात? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बस इतना है, दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी है, कस्टमाइज्ड होता है, कैंसिल किया जा सकता है, जबकि वहां पर वो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होता है, सेबी उसको देख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा और उन्हीं चीजों पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के लिए, उन्हीं असेट्स के लिए जो उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, इसीलिए उसको हम ईटीएम बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। आज हम लोगों ने डेरिवेटिव क्या है इस पर पूरी बातचीत हमने की है। डेरिवेटिव में दो आज हम लोगों ने देख लिया, फॉरवर्ड और फ्यूचर, बाकी आगे हम चर्चा करेंगे स्वैप्स पर और ऑप्शंस पर। स्वैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी तरीके के स्वैप्स हैं, चाहे वो आपका रेडी फॉरवर्ड, आपका क्या नाम है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप हो, चाहे वो करेंसी स्वैप हो, चाहे वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो, उस सब पर हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी महापैक्स, इंडिविजुअल बैचेस, इन सब की जानकारी मैं आपको दिया करता हूं। आपके लिए एमसीक्यू बैच अभी बिल्कुल न्यू बैच लॉन्च किया गया है। एमसीक्यू बैच आपके पूरे सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहा है। अभी इसमें क्लासेस 24 फरवरी से शुरू हुई है, बिल्कुल न्यू बैच है और पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू इसमें कवर हो रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी नेक्स्ट मुलाकात जब हमारी बातचीत होगी तो इसके अगले हिस्से पर बातचीत करेंगे। कुछ भी और आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।